ये सारा खेल इस Q/R का है। अगर ये तुम्हें पता है ना, तो फजान्स रूल का कोई भी सवाल हर हाल में तुम गलत नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा सा कोवेलेंट ज्यादा है तो ये थोड़ा सा येलो है, इसमें हद से ज्यादा है तो ये डार्क येलो है। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो गाइस, जैसे कि पिछला वीडियो आया था फिजिकल केमिस्ट्री से, उसका पिछला वाला आया था ऑर्गेनिक से, और उसका पिछला वाला आया था इनऑर्गेनिक से। तो गाइस, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। हालांकि ये एक पूरी तरह से ट्रिक बेस्ड वीडियो है, क्योंकि गाइस आपको बढ़िया से पता है, आप जेईई की बात करो, नीट की बात करो, एग्जाम्स काफी क्लोज आ रहे हैं, और इस टाइम आपको ऐसे कुछ मास्टर ट्रिक्स की जरूरत है जिसका यूज करते हुए आप क्वेश्चंस को विद इन सेकंड से सॉल्व कर पाएंगे, ताकि आपका मोरल भी इंक्रीज हो और आप अंदर से मोटिवेटेड भी रहे। तो गाइस, आज अपन बात करेंगे फजान्स रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, जितनी भी बातें हो सकती है इससे रिलेटेड यूजिंग अ ट्रिक और कुछ अलग तरीके से। ओके गाइस, सो स्टार्ट किया जाए। हियर वी मूव। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं। तो गाइज, ये एक पूरी तरह से ट्रिक बेस्ड वीडियो है, क्योंकि गाइज आई होप कि पूरे साल भर में आप इसके थ्योरीज कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजिबिलिटी क्या होता है, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ रखा होगा। लेकिन गाइज, फिर भी अगर आपको लगता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे, इसके कोर कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो दूं, तो गाइज कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, और यहाँ से जो आने वाला अगला वीडियो होगा मैं इसके कोर कॉन्सेप्ट पे दे दूंगा, ठीक। और गाइज, अगर इस टॉपिक को आपने कभी नहीं पढ़ा, मतलब इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, मतलब कि अगर आपको ये नाम सुनते साथ मतलब तारे जमीन पर वाली फीलिंग्स आ रही है, तो इसको पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इसको देखने के बाद मतलब इसका कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इसको सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपने पढ़ भी रखा है फिर भी इसको एंड तक देखना, क्योंकि आप इसको जल्दी सॉल्व करेंगे कम टाइम के अंदर, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक्स आपको बताना चाहता हूँ कि ये आया कहाँ से। कि अगर आप क्लासिकल केमिकल बॉन्डिंग की बात करो, हमारे पास दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन सच्चाई ये है कि नो कोवेलेंट बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट और नो आयनिक बॉन्ड इज 100% आयनिक। मतलब कि हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ हद तक कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और हर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ हद तक आयनिक कैरेक्टर होता है। तो गाइस, ये जो फजान भाई साहब हैं, ये जो फजान्स रूल है, ये क्या है? इट डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। तो गाइज, है क्या ये फजान्स रूल? इसका यूज कहाँ किया जाता है कि टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, मतलब एक आयनिक बॉन्ड के अंदर किस हद तक, मतलब कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। लेकिन गाइज, एक चीज आप ध्यान रखें, दिस इज ओनली अ क्वालिटेटिव रूल। मतलब ये कि इसका यूज करते हुए आप दो कंपाउंड्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या फिर किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। लेकिन गाइज, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, मतलब इसका यूज करते हुए आप मैथमेटिकली ये नहीं बता सकते कि किसी कंपाउंड के अंदर कितना % का कोवेलेंट कैरेक्टर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइज, थोड़ी सी इसकी थ्योरी की बात कर लेते हैं। गाइस, 2 मिनट दे मेरे को, मैं इसकी कुछ थ्योरी आपको बता दूं, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखना जरा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब देखो, जब भी आपको कंपाउंड्स दिए जाएंगे कंपेयर करने के लिए, ऐसा नहीं होगा कि एक कंपाउंड पूरा अलग होगा, दूसरा कंपाउंड पूरी तरीके से अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। अब देखो, आपको 2 तरीके का कंपाउंड मिलेंगे, या तो दो गिवन कंपाउंड्स जो होंगे उनके अंदर द एनायंस विल बी सेम, एनायन जो होगा सब में सेम होगा, तो उसके, और कैटायन होगा डिफरेंट, और कैटायन क्या होगा? डिफरेंट। या तो क्या हो सकता है, सारे कंपाउंड्स के अंदर कैटायन सेम होगा, कैटायन सेम होगा, और एनायन क्या होंगे? डिफरेंट। तो गाइस, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि जो सेम है, मतलब वो स्पीसीज
जो सेम है सारे कंपाउंड्स के अंदर उसको तो हमें देखना ही नहीं है, हमें कंपेयर उसको करनी है जो डिफरेंट है। समझ रहे हो? अब देखो, अगर एनायन सब में सेम है तो हमें कंपेयर किसको करनी है? कैटायन। और रूल ये कहता है, अब देखो, कैटायन का Q/R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। कैटायन का Q/R रेशियो, Q बोले तो चार्ज ऑन द कैटायन, R बोले तो रेडियस यानी कि साइज। तो कैटायन का Q/R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। और गाइस, अगर कैटायन सेम है हमें देखना किसको है? एनायन को। और एनायन का Q/R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि Q/R, एनायन का Q/R डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। आयनिक कैरेक्टर, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है कि उसकी आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा। मतलब द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर द लेसर विल बी द आयनिक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक, अब बढ़ते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। अब देखो, फजान्स रूल का यूज करते हुए आप थर्मल स्टेबिलिटी भी कंपेयर कर सकते हो। कैसे? देखो, जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है वो थर्मली उतना ज्यादा स्टेबल है, मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है। अब देखो, कहने का मतलब यह है जिसमें आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, जिसमें आयनिक कैरेक्टर डोमिनेटिंग होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। तो जाहिर सी बात है आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब आयनिक बॉन्ड्स में क्या होते हैं? द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयंस के बीच में एक कमाल धमाल का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करता है, तो उसको तोड़ना मुश्किल है, तो उसको डीकंपोज करना मुश्किल है, तो मतलब कि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। ठीक, अब देखो, इसका यूज करते हुए आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को भी कंपेयर कर सकते हो। आपने क्लास 9-10 में ही पढ़ा होगा कि जिसका आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? उतना ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है जो जितना आयनिक होगा उसके बीच में अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब वो सॉलिड स्टेट में होगा, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। ठीक, इसका यूज करते हुए आप सॉल्युबिलिटी भी बता सकते हो। अब देखो, सॉल्युबिलिटी आपको दो चीजों में पूछा जा सकता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर और सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि बेंजीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, CCl4 हो गया। और सॉल्युबिलिटी, अब देखो कौन किसके अंदर सॉल्युबल होगा, इसके लिए सॉल्युबिलिटी फॉलोज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब जो पोलर होगा वो पोलर सॉल्वेंट यानी कि पानी में डिसॉल्व होगा, मतलब कि जिसका आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो पानी में उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। मतलब कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, वो मतलब सुना है ना, लाइक माइंडेड पीपल मेक फ्रेंड्स। सो इसीलिए जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है वो पानी में उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा है उसकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक, आपको ऐसे पूछा जा सकता है विच इज मोर सॉल्युबल इन बेंजीन, तो बेंजीन क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ताकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आसानी से घुल जाए। ठीक, इसका यूज करते हुए आप कलर भी बता सकते हो। अब देखो कैसे, फजान्स रूल ये कहता है कि जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा है उसका कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा है। मतलब जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा है उसका कलर इंपार्टिंग नेचर उतना ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा
उसका कलर उतना डार्क होगा, मतलब वो उतना ज़्यादा कलरफुल होगा। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डार्केस्ट कलर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे मैक्सिमम है। ठीक, मतलब देख रहे हो ये सारा खेल इस Q/R का है। एंड बिलीव मी गाइस, अगर ये Q/R वाला फंडा अगर ये तुम्हें पता है ना, तो फजान्स रूल का कोई भी सवाल हर हाल में तुम गलत नहीं कर सकते। ओके, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या फिर इसमें से हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। अब देखो कई बार क्या होता है, दो कंपाउंड्स दिए गए होते हैं जिनके अंदर एनायंस तो सेम होता है, कैटायन होता है डिफरेंट, लेकिन पहली नज़र में आपको ऐसा लग सकता है कि जो दो कैटायंस है उनके बीच में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन गाइस आप हमेशा ये पाओगे कि आउट ऑफ देम वन ऑफ द कैटायंस, वन ऑफ द मेटल्स विल बी ए नॉर्मल एस ब्लॉक मेटल, एल्कली मेटल या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल, और दूसरा जो होगा वो कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन मेटल यानी कि डी ब्लॉक मेटल होगा। और ये याद रखें कि डी ब्लॉक मेटल्स जो होते हैं या फिर ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, देयर कंपाउंड्स दे आर एक्सेप्शनली कोवेलेंट, मतलब वो उम्मीद से ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं। अब देखो ट्रांजिशन मेटल्स में वो आपको हर कोई मेटल नहीं देगा, या तो आपसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, या तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये 6 में से किसी एक को आना पड़ेगा। मतलब कि ये जो ग्रुप 11 और 12 है पीरियोडिक टेबल में, उन दोनों में से किसी एक को पूछा जाएगा। ठीक, और ध्यान रखें कि इनके कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर एक्सेप्शनली कोवेलेंट, मतलब हद से ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इनके पास होता है। ओके, तो हम बढ़ते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, लिथियम कार्बोनेट ग्रेटर देन सोडियम कार्बोनेट, देन पोटेशियम कार्बोनेट, देन रुबिडियम कार्बोनेट, देन सीजियम कार्बोनेट। अब देखो मैंने आपसे कहा है कि इन सारे कंपाउंड्स को अगर आप देखो यहाँ पर एनायंस तो सेम है, कार्बोनेट, तो एनायन को तो हमें देखना ही नहीं है, हमें किसको देखना है, कैटायन। अब इधर कैटायन इज योर Li+, इधर दैट इज योर Na+, K+, Rb+, CS+। ठीक, अब देखो आप हमेशा क्या करो, दोनों एक्सट्रीम्स को कंपेयर कर लिया करो, आसान रहेगा। ठीक, अब देखो मेरे कैटायंस के लिए आपसे क्या कहा है, जब एनायन सेम हो कैटायंस का Q/R। अब देखो कैटायन का Q/R, Q मतलब चार्ज तो सब पे +1+1 है। R की अगर मैं बात करूं, लिथियम का R सबसे छोटा है, मतलब साइज सबसे छोटा है, तो Q/R बड़ा है, और कैटायन का Q/R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ। मतलब अगर इसका Q/R ज़्यादा है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा है। सीजियम, इसका साइज सबसे बड़ा है, मतलब इसका R बड़ा है। अगर R बड़ा है तो Q/R छोटा है, अगर Q/R छोटा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी छोटा होगा। और ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल पास हो गया, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर दिया गया है NaF, NaCl, NaBr, NaI। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ऊपर वाले केस में आपको लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड भी दिया जा सकता था, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। ठीक, ओके। आयनिक कैरेक्टर पूछा गया है सोडियम फ्लोराइड से लेकर के सोडियम आयोडाइड तक। अब देखो कैटायन तो भैया सेम है, सब पे Na+, उसको तो हमें देखना ही नहीं है। चेक किसको करना है, एनायन को। एनायन है इधर F-, इधर Cl-, दिस इज Br-, और यहाँ क्या I-। अब देखो एनायन का Q/R, एनायन का Q/R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। अब देखो फ्लोरीन F-, अब चार्ज तो सब पे -1 है। ठीक, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, मतलब R छोटा है,
अगर R छोटा है तो Q/R बड़ा है, अगर Q/R बड़ा है तो आयनिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बड़ा। तो मतलब कि इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा और इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। सो हालांकि ऑर्डर बिल्कुल सही है, समझ रहे हो। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कोवेलेंट कैरेक्टर PbCl4 इज ग्रेटर देन PbCl2। ओके, तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, यहां जो Pb है द चार्ज इज +4, दिस इज योर Pb+4, क्योंकि इसका चार्ज इसके पास लिखा हुआ होता है और ये वाला जो है इसका चार्ज कितना है +2, Pb+2। मतलब एनायन तो सेम है, हमें देखना किसको है, कैटायन को। अब देखो कैटायन का Q/R आप क्लियर देख पा रहे हो, यहां पर Q ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है, तो इसका Q ज्यादा है तो Q/R ज्यादा है, और कैटायन का Q/R ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या है, ज्यादा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा है, तो ऑर्डर बिल्कुल ये भी भैया सही है। ओके, बढ़ते हैं अगले की तरफ। यहां पर आपसे पूछा गया है मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट कहां से आएगा, आयनिक कैरेक्टर से आएगा। अब देखो एनायन सेम ब्रोमीन Br-, देखना किसको है, कैटायन को। इधर कैटायन दैट इज Na+, यहां Mg2+, यहां Al3+। अब देखना ये है कैटायन का Q/R। अब देखो आप क्लियर देख पा रहे हो, एल्युमिनियम के केस में Q ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है 3+, अगर Q ज्यादा है तो Q/R ज्यादा है, अगर Q/R कैटायन का ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। अगर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, छोटा, और इसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, मैक्सिमम। और मैंने पहले ही आपसे कहा है कि जिसका आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा, बस खेल खत्म। तो क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होगा, फिर इसका। ठीक, तो ये भी ऑर्डर बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दूं, ये जो NaBr का मेल्टिंग पॉइंट होता है ये 747 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 711 डिग्री सेल्सियस होता है, 711 डिग्री, और इसका जो भैया होता है ये केवल और केवल 97.5 डिग्री सेल्सियस होता है। आप क्लियर देख पा रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट घटता जा रहा है। ठीक, ओके, तो बढ़ते हैं अगले की तरफ, थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, सो आपसे कहा गया है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ K2CO3 मतलब पोटेशियम कार्बोनेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये सही है, आइए चेक करते हैं। ओके, तो एनायन तो बिल्कुल सेम है, कार्बोनेट तो उसको तो देखना ही नहीं है। कैटायन K+, इधर कैटायन दैट इज Ca2+। आप क्लियर देख पा रहे हो, Ca2+ में चार्ज ज्यादा है, मतलब इसका जो है Q ज्यादा है तो Q/R ज्यादा है, अगर कैटायन का Q/R ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब इसका आयनिक कैरेक्टर कम है और इसका आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो पहले ही मैंने कहा है जिसमें आयनिक कैरेक्टर जितना डोमिनेटिंग होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगा, उतना ज्यादा। जाहिर सी बात है कि पोटेशियम कार्बोनेट का थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से ज्यादा, कई गुना ज्यादा होता है। और गाइस इसीलिए आप क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हो तो ये डीकंपोज हो जाता है बड़े आराम के साथ, CO और CO2 को रिलीज करता है। लेकिन गाइस वहीं पे अगर आप पोटेशियम कार्बोनेट को हीट करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता ही नहीं है, क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी काफी हाई होती है। ठीक, समझ रहे हो। ओके, तो फिर आपसे पूछा गया है परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर BeCl2, MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड, SrCl2, बेरियम क्लोराइड। तो आई होप इतने सारे करने के बाद इसको आप खुद से ट्राई कर लोगे, एंड मैं बताना चाहूँगा कि दिस इज बिल्कुल करेक्ट। ओके, तो हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर FeOH होल ट्वाइस का ज़्यादा होता है
FeOH होल थ्राइस के साथ। ओके, अब देखो अगर आपने थोड़ा सा लैब वगैरह किया है तो आप इसको बता सकते हो कि यह ऑर्डर बिल्कुल सही है, लेकिन भैया हम फजान्स रूल के हेल्प से आपको बताएंगे। ठीक, अब देखो एनाइन तो बिल्कुल सेम है, OH माइनस तो उसको तो देखना ही नहीं है। अब कैटाइन की बात मैं करूं, सो इधर जो कैटाइन है दैट इज Fe2 प्लस। कैसे? बिकॉज इसका चार्ज यहाँ, और यहाँ जो कैटाइन है दिस इज Fe3 प्लस बिकॉज इसका चार्ज यहाँ। आप क्लियर देख पा रहे हो, इस केस में Fe3 प्लस के केस में अगर मैं Q/R निकालूं, इसका चार्ज मतलब Q ज्यादा है तो Q/R भी ज्यादा है। अगर Q/R कैटाइन का ज्यादा है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो मैंने पहले ही कहा है जो जितना आयनिक होगा वो पानी में उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो बिल्कुल भैया ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ओके, तो फिर बढ़ते हैं अगले की तरफ। ओहो हो, दैट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल सवाल्स। अब देखो यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, SnCl2 जो होता है, टिन के दो क्लोराइड्स होते हैं SnCl2 और SnCl4। आपसे पूछा गया है कि SnCl2 जो होता है वो एक सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, और SnCl4 जो होता है वो एक वोलाटाइल लिक्विड होता है। आपको लग रहा होगा कि हमने तो इनको देखा ही नहीं है, हमें कैसे पता कि कौन सॉलिड होता है कौन क्या होता है। अब देखो ये फजान भाई साहब है ना, अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। एनाइन तो भैया सेम है क्लोरीन। अब देखो कैटाइन को देखो, यहाँ जो कैटाइन है दैट इज Sn2 प्लस क्योंकि इसका चार्ज यहाँ, और यहाँ जो कैटाइन है दिस इज Sn4 प्लस। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे Q ज्यादा है, मतलब अगर Q ज्यादा है तो इसका SnCl4 का Q/R ज्यादा है। अगर Q/R ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या है? ज्यादा, मतलब दिस इज मोर कोवेलेंट, और इसका क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब देखो बस हो गया काम। अगर ये आयनिक है, आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक पावरफुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है सो डेफिनेटली दैट विल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर SnCl4 में डोमिनेट कर रहा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और वो भी कैसा लिक्विड? वोलाटाइल लिक्विड। समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? ओके, तो भैया ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। समझ रहे हो? ओके, तो फिर दिया गया है कलर। अब देखो आपसे बोला गया है कि AgF ये कलरलेस होता है, AgCl वाइट, AgBr येलो, AgI डार्क येलो। क्या ये सही है? अब देखो ये मतलब थोड़ा सा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किसका कलर कैसा होता है। लेकिन गाइज अगर आप इसका यूज करो तो आप बता सकते हो। देखो मैंने आपसे क्या कहा कि जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका कलर इम्पार्टिंग नेचर उतना ज़्यादा होता है, मतलब उसका कलर उतना डार्क होगा। अब देखो हो सकता है आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि डार्केस्ट कलर किसका है। आइए चेक करते हैं। कैटाइन तो भैया सेम है Ag प्लस, एनाइन को करना होगा चेक। एनाइन AgF के केस में दैट इज F माइनस, AgCl में Cl माइनस, AgBr में Br माइनस, AgI में I माइनस। और एनाइन को जब चेक करने की बारी आती है, मैंने आपसे क्या कहा है कि एनाइन का Q/R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आयनिक कैरेक्टर। अब देखो, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। एक्सट्रीम्स को अगर आप देखो, फ्लोरीन के चार्ज तो भैया सब पे 1 है तो इसको तो देखना ही नहीं है। तो फ्लोरीन का R सबसे छोटा है, अगर R छोटा है तो Q/R बड़ा है। अगर Q/R बड़ा है एनाइन का तो इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। लेकिन आप AgI की बात करो, इसका R बड़ा है तो Q/R छोटा। अगर Q/R छोटा, आयनिक कैरेक्टर कम और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो इसीलिए क्योंकि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है इसका कलर भी डार्क होता है,
मतलब डार्क येलो। तो ये बिल्कुल आयनिक, मतलब ये इसका तो कोई रंग ही नहीं है, कलरलेस। दिस इज वाइट, ये इसमें थोड़ा सा कोवेलेंट ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा येलो है, इसमें हद से ज़्यादा है तो ये डार्क येलो है। समझ रहे हो इस बात को? ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज आपसे दिया गया है कि लिथियम बाइकार्बोनेट LiHCO3 डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। क्या ये सही है? देखो ये बिल्कुल सही है। क्यों? अब देखो इसको ना आप जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करते हो, यहाँ पर डायरेक्टली एक लाइन लिखा हुआ मिलेगा कि लिथियम कार्बोनेट डजंट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। लेकिन भैया क्यों? अब देखो, अगर एल्कली मेटल्स की आप सारे कार्बोनेट्स की बात करो, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अप टू सीजियम बाइकार्बोनेट तक की बात करो, अगर आप इस रूल को लगाते हुए कोवेलेंट कैरेक्टर की परसेंटेज निकालो तो लिथियम बाइकार्बोनेट जो होगा, LiHCO3 जो होगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतनी कम होती है कि ये सॉलिड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट एक्चुअली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन शायद मैंने छोड़ दी है यहाँ पर। आपको बताना है कि Ag2O और Ag2S, सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर सल्फाइड, इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या है। अब देखो कैटायन तो सेम है, एनायन है डिफरेंट, एक पे O2-, एक पे S2-। अब देखो O2-, एनायन, इसका R छोटा है। अगर R छोटा है तो Q/R बड़ा है, एनायन का Q/R बड़ा है तो आयनिक कैरेक्टर बड़ा है। अगर इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है वो पानी में रेडिली सॉल्युबल होगा और ये नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कहने का ये मतलब है ये सारे स्टेटमेंट्स एक्चुअल में सही थे। और गाइस इसके बाद आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, मोस्ट आयनिक बता सकते हो, लीस्ट आयनिक बता सकते हो, मोस्ट कोवेलेंट, लीस्ट कोवेलेंट, डार्केस्ट कलर, मोस्ट सॉल्युबल, थर्मल स्टेबिलिटी मैक्सिमम, मिनिमम, मतलब कुछ भी इसके बाद आप बता सकते हो। ओके, तो गाइस अगर ये आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।